क्योंकि यहाँ पे जो सिस्टम है वो ऐसा है कि जो पब्लिक यूनिवर्सिटी है यहाँ पे, वहाँ मोस्ट ऑफ द कोर्सेज आपके ट्यूशन फी नहीं होती है। मुझे जितने भी कोर्सेज है अभी इसका जो एग्जाम है 4 सब्जेक्ट चारों के मुझे रिटन टेस्ट एक में भी नहीं, मतलब रिटन टेस्ट किसी में भी नहीं है। एक कोर्स है एक्चुअली MBA का कोर्स है ईस्टर्न यूनिवर्सिटी में, कोर्स में 90 और इवन 100% स्टूडेंट्स सब इंडियन है। अरे बाप रे। ये कोर्स बेसिकली मुझे लगता है इंडियंस के लिए बनाया है। जो स्नो गिरता है ना, तो स्नो गरम करके पीते हो क्या? वो भाई हम लोग कर दे, इंडियंस कर दे। वो हम करेंगे हम। कैसी ये मजबूरी है, जो सपनों में ना हो तुमसे वो मुलाकात जरूरी है। वाह भाई वाह, ये गहरा गहरा मार दिया तुमने। मतलब मेरे को ना कॉन्स बहुत कम, प्रॉस ही ज्यादा मिल रहे हैं, ठीक है ना। ये सबसे बड़ा पर्पस मुझे यही लगा कि फी नहीं लगेगी। दोस्तों, हमने ये पॉडकास्ट चैनल शुरू किया ताकि हम हमारे दोस्तों को या पहचान वालों को बुलाएं और बाकी सारे लोगों को भी बुलाएं जिनको अच्छा एक्सपीरियंस है अलग अलग फील्ड्स में, जैसे कि सॉफ्टवेयर हो, कोई फिल्म इंडस्ट्री में काम कर रहा हो, या अपने कोई हॉबीज पैशन को फॉलो कर रहा हो। तो इसलिए हमने ये पॉडकास्ट बनाया ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको दे सके, एज अ गेस्ट इनको बुला सके और ये एक ऑर्गेनिक डिस्कशन हो जाए। तो हमने बुलाया सारंग भाई को। सारंग भाई जुड़े हैं हमसे स्ट्रेट जर्मनी से। हेलो सारंग, वेलकम टू आवर पॉडकास्ट देसी स्कॉलर्स। आपका बहुत हार्दिक स्वागत है। जैसे आपने बताया था अपने बारे में कि आपने ग्रेजुएशन की है इंडिया में और हायर स्टडीज़ के लिए आपने जर्मनी मूव किया, तो अपने बारे में बताइए पहले कि अपना इंट्रोडक्शन, फिर कहाँ से इंस्पिरेशन मिला आपको ये करने का। तो टाइम इज योर्स, लेट्स स्टार्ट। थैंक पहले तो थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। आई थिंक फर्स्ट काइंड ऑफ पॉडकास्ट है ये वाला। So मेरा इंट्रोडक्शन इज बेसिकली, मैं आई एम फ्रॉम वर्धा एंड मैंने अपना बैचलर्स नागपुर से किया है, सेंट विंसेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज से, कंप्यूटर इंजीनियरिंग में। एंड 2021 का पास आउट हूँ मैं। उसके बाद आई वर्कड इन IT कंपनी इन नागपुर फॉर असिस्टेंट में। तो वहाँ पे 1.5 years मैं काम किया एंड देन नाउ आई मूव टू और कम टू जर्मनी to study masters in applied research computer science. ओके। तो सारंग, आपके दिमाग में आइडिया कैसा है कि मुझे जर्मनी में जाके पढ़ाई करना है? ये इंस्पिरेशन कहाँ से मिला? क्योंकि काफी लोगों का ये क्वेश्चन रहता है, थॉट आता है कैसे? तो द थिंग वाज, मैं बैचलर जब कर रहा था तब मैंने सोचा था कि मैं मास्टर्स करूंगा उस टाइम, बट मैंने सोचा था कि मैं गेट देख के IIT से कोई मास्टर्स करूंगा। तब मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं फॉरेन आके कहीं पढ़ाई करूंगा, क्योंकि मैं वो देशभक्त वाला काइंड ऑफ टाइम पे। बट देन वही कि फाइनल ईयर में ऑफर मिल गया तो ले लिया एंड जॉब पे लग गए। बट देन जॉब करने के बाद यार एक चीज समझी कि जॉब में थोड़े टाइम बाद आप बोर हो जाते हो, ठीक है, क्योंकि सेम चीज होती है हर बार। एंड इतने जल्दी जॉब में सेटल होना भी इतना अच्छा नहीं, क्योंकि आप अभी यंग हो, काफी कुछ कर सकते हो, घूम सकते हो, आपका मास्टर्स कर सकते हो। तो ये सोच के फिर तो जब मैं जॉब में था तब मुझे ये थॉट आया कि मुझे मास्टर्स करना चाहिए। एंड अब्रॉड इसलिए क्योंकि तब मैंने देखा कि काफी मेरे दोस्त लोग गेट दे रहे थे। एंड गेट उन्होंने 1 साल या 6 महीना प्रिपरेशन करके गेट दिया, बट उसके बावजूद उनका रिजल्ट अच्छा नहीं आया। तो मेरे पास 2 ऑप्शन थे, या तो मैं जॉब छोड़ के गेट की तैयारी करूं और फिर कोई IIT से मास्टर करूं, या फिर मैं अब्रॉड से करूं। तो मुझे अब्रॉड से करना ज्यादा बेनिफिशियल और इजी भी लगा और जल्दी हो सकता है ऐसा भी लगा, तो इसलिए मैंने फोकस किया अब्रॉड आने का। तो सारंग, तुमने कौन से एग्जाम देने का मतलब एग्जाम का आइडिया
एग्जाम के बारे में कैसे पता चला तुम्हें? अरे कहना क्या चाहते हो? पहले तो मेरे को ये डिसाइड करना पड़ा कि कौन से कंट्री में आना है, क्योंकि अब्रॉड में मतलब बहुत सारे ऑप्शन है आपके पास। यूएस जा सकते हो, जर्मनी आ सकते हो, यूके जा सकते हो, ऑस्ट्रेलिया जा सकते हो, तो ये मोस्टली पॉपुलर ऑप्शंस है। एंड तो मैंने पहले डिसाइड किया कि जर्मनी आना है, एंड देन उसके बाद एक चैनल था यूट्यूब पे है अभी भी, भारत इन जर्मनी करके, तो उसके थ्रू काफी इंफॉर्मेशन मिली मेरे को, वो चैनल के थ्रू, कि जर्मनी में आने का प्रोसेस क्या होता है एंड और मैंने उनका बेसिकली एक कोर्स खरीदा था जिसमें उन्होंने सब डिटेल्स बताई थी कि अप्लाई कैसे करना, सर्च कैसे करना, क्या एग्जाम्स होते हैं, क्या प्रिपरेशन कैसे करना है, ये सब डिटेल्स। तो वो कोर्स के थ्रू मुझे काफी इंफॉर्मेशन मिली, तो उसके थ्रू मुझे मालूम चला कि यहाँ पे आने के लिए पहली चीज तो यहाँ पे एग्जाम्स काफी कम होते हैं। मतलब नॉर्मली यूएस साइड या ऑस्ट्रेलिया जाओगे तो आपको वहाँ पे जीआरई देना पड़ता है, यहाँ पे जीआरई मैंडेटरी नहीं है, डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी। तो मैंने जो सिलेक्ट की थी यूनिवर्सिटी, उसमें से 1-2 में जीआरई चाहिए था, और बाकी इधर रिक्वायरमेंट होता है एक तो IELTS जो आपका इंग्लिश लैंग्वेज का टेस्ट होता है, तो वो तो सब जगह मैंडेटरी होता है, क्योंकि जहाँ पे भी इंग्लिश कोर्स इंग्लिश लैंग्वेज में स्टडीज है वहाँ पे IELTS या फिर TOEFL, ये 2 में से एक का आपको स्कोर लगता है। एंड जो तीसरा एग्जाम था वो था जर्मन लैंग्वेज का। तो जर्मनी में यहाँ पे ये चीज काफी इंपॉर्टेंट है, तो आपका जर्मन लैंग्वेज यहाँ पे काउंट होता है। तो मुझे यहाँ पे जो कोर्सेज चाहिए थे उसमें या तो A1 सर्टिफिकेट चाहिए था या फिर A2। तो मैंने बेसिकली ये 3 एग्जाम दिए थे, GRE, IELTS एंड जर्मन लैंग्वेज का टेस्ट। तो जर्मनी जो एडवांस लेवल पे सीखना पड़ता है या इंटरमीडिएट भी चलता है? वैसे बिगनर भी चलता है, मतलब मैं यहाँ पे A1 करके आया हूँ, तो A1 आपका बिगनर होता है, और B1 और B2 आप बोलोगे वो इंटरमीडिएट होता है, और C1 एकदम एडवांस लेवल हो जाता है। तो नॉर्मली A1 करके यहाँ पे आ सकते हो, दिक्कत नहीं है, बट यहाँ पे आने के बाद आपको सीखना पड़ेगा। और तो अगर पहले से सीख के आ रहे हो, अगर आपके पास टाइम है तो बहुत बढ़िया, आपको यहाँ पे उसमें टाइम इन्वेस्ट नहीं करना पड़ेगा। मतलब मैं नॉर्मली रिकमेंड करूंगा कि आप यहाँ पे आने से पहले एटलीस्ट B1 लेवल की जर्मन अगर आपको आती है तो बढ़िया है, फिर आप पूरा फोकस आपकी स्टडी पे कर सकते हो। तो नहीं क्या ये मैंडेटरी है जर्मनी सीख के ही आपको जर्मनी में हायर स्टडीज करने का मौका मिलेगा, या फिर अगर कोई नहीं करता है लेकिन करना चाहता है हायर स्टडीज मास्टर्स तो कर पाएगा या नहीं? कर सकते बिना लैंग्वेज के भी कर सकते हैं। हर कोर्स में मैंडेटरी नहीं होता है ये लैंग्वेज का, बट मतलब ये एक साइड हो गया। दूसरा साइड ये है कि यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे जर्मन ही बोली जाती है सब जगह। आप कंपनी में बोलो, जॉब सेक्टर में बोलो, इवन यूनिवर्सिटी में बोलो, तो सब जगह जर्मन बोली जाती है। इंग्लिश इज अ सेकेंड लैंग्वेज उनके लोग, तो ये लोग प्रेफर नहीं करते कि इंग्लिश बोलना प्रेफर नहीं करते ये लोग। तो अगर आपको यहाँ पे सेटल होना है या फिर आपको आपकी लाइफ इजी करनी है तो आपको जर्मन आना बहुत जरूरी है। तो ये एक बहुत बड़ा यहाँ का बैकड्रॉप बोल सकते हो या फिर एक फैक्टर है जो आपको कंसिडर करना पड़ेगा। आई थिंक एक हिसाब से अच्छा भी है कि एक लैंग्वेज आपके रिज्यूमे में ऐड हो जाता है, तो वो भी एक अच्छा है। एक कोड ऑफ रिस्पेक्ट भी हो जाता है उस कंट्री के लिए जहाँ पे हम पढ़ रहे हैं, तो वहाँ की लैंग्वेज आ गई। मतलब अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे आने के बाद A1 लैंग्वेज तो लेवल तो कुछ नहीं होता है, ठीक है। अभी D1 लेवल आपका है तो आप यहाँ पे आसानी से दोस्त बना सकते हो, आप आसानी से सबसे कनेक्ट हो सकते हो, आप आसानी से कहीं भी घूम सकते हो। उससे कम लेवल है तो भी कर सकते हो, बट देन आप कनेक्ट नहीं कर पाओगे उतना लोगों से या दोस्तों से। एग्जैक्टली, सही है। तुम्हारा जब सिलेक्शन हुआ था तो पहला तुम्हारे फैमिली का रिस्पांस कैसा था कि सेफ रहेगा कि नहीं, या ऐसे? वैसे सिलेक्शन पे अच्छा रिस्पांस था, मतलब काफी खुश थे सब लोग। और सेफ रहने वाली चीज का उतना टेंशन नहीं था, क्योंकि जर्मनी आप देखोगे तो रिलेटिवली सेफ है बाकी कंट्रीज से। मतलब आपने कभी न्यूज में नहीं देखा होगा कोई भी रिपोर्ट आई जर्मनी में किसी स्टूडेंट को प्रॉब्लम हुई। नॉर्मली आप ये देखोगे यूएस साइड, ऑस्ट्रेलिया साइड, ज्यादा से ज्यादा यूके में भी कभी कभी ऐसी स्टोरी आपने सुनी होगी।
बट जर्मनी से रिलेटेड नहीं सुनी होगी। तो सेफ्टी का तो कंसर्न नहीं था। बाकी स्टार्टिंग में थोड़ा था फैमिली को कि बाहर जा रहा है तो किसी को भी होएगा, तो थोड़ा सा डर रहता है, बट बाकी ओवरऑल हैप्पी थे सब लोग। हाँ, उतना कंसर्न तो रहता है ये फैमिली को कि क्योंकि आउट ऑफ कंट्री जा रहा है, बहुत बड़ी बात होगी। तो आप जाने के पहले आपके कोई रिलेटिव्स थे वहाँ जर्मनी में, या फ्रेंड्स, कोई सीनियर वगैरह? सीनियर है यहाँ पे, सेंट विंसेंट पॉलिटी के कुछ सीनियर्स थे, तो उनसे मैं कांटेक्ट में था। तो एक सीनियर, मैं जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ उस यूनिवर्सिटी में वो थे, और एक और सीनियर तो वो दूसरी यूनिवर्सिटी में थे। तो ये लोग लास्ट ईयर आए यहाँ पे, तो उनसे मैं टच में था, तो उनसे भी काफी हेल्प मिली कि यहाँ पे आने के बाद सेटल कैसे होना है, अकोमोडेशन कैसे ढूंढना है। तो यहाँ पे कुछ कॉन्टेक्ट्स थे। तो आप ये बताइए कि ये सब तो सॉर्टेड था कि आपने कॉलेज ढूंढा, आपको कॉलेज के बारे में पता चला, कॉन्टैक्ट्स पता चले, लेकिन जब वीज़ा एप्लीकेशन का प्रोसेस आया तो ये तो पहली बार था जो आप कर रहे थे कि वीज़ा अप्लाई करना, रीच आउट करना, कि इंटरव्यू देना। तो ये प्रोसेस कैसा रहता है? यूएस का जो वीज़ा का प्रोसेस रहता है उससे कुछ अलग रहता है, या क्या चीज़ें फोकस में ली जाती है इसमें? थोड़ा इस बारे में बताइए आप। यहाँ का प्रोसेस जो है वीजा का काफी डिफरेंट है यूएस से, और उसके रीजंस भी है। तो यहाँ पे बेसिकली वीजा के लिए आपको एक एम्बेसी में अप्लाई करना होता है। वो भी अभी इन्होंने एक्चुअली थर्ड पार्टी को आउटसोर्स कर दिया है, तो बेसिकली एक कंपनी मैनेज करती है ये सब अभी। तो उनके अगर आप वीजा के वेबसाइट पे जाओगे जर्मन एम्बेसी के, तो वहाँ पे आपको सारी डिटेल्स मिलेगी, कहाँ पे अप्लाई करना है, कौन सा फॉर्म भरना है, क्या डिटेल्स लगेगी। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ से मिल जाती है। देन आपको अपॉइंटमेंट बुक करना होता है ये कंपनी के साथ, और वो बेसिकली आपके सारा डेटा, आपका फॉर्म, सर्टिफिकेट सब कुछ लेंगे, और ये सब वो एम्बेसी को फॉरवर्ड करते हैं, और फिर एम्बेसी आपको डिसाइड करेगी कि वीजा देना है, कब देना है, ये सब। तो इसमें डिफरेंस ये है कि जैसे यूएस में आप देखोगे, यूएस वीजा में आपको इंटरव्यू होता है और काफी लंबा टाइम भी होता है, वेटिंग टाइम। यहाँ पे दोनों चीजें नहीं है। एक, आपका इंटरव्यू नहीं होता यहाँ पे सिर्फ आपके डॉक्यूमेंट्स चेक करेंगे, और अगर सब कुछ वैलिड है तो आपको वीजा मिल जाएगा। तो इंटरव्यू यहाँ पे कैंसिल, इंटरव्यू नहीं होता है। सेकंड चीज, यहाँ पे जो टाइम है वो भी काफी कम लगता है। मतलब नॉर्मली वेटिंग टाइम आपका होता है 1 महीना से मैक्सिमम 2 महीना, और यूएस में आप देखोगे तो 6 महीने तक का वेटिंग टाइम होता है। तो ये चीज यहाँ पे अलग थी कंपेयर टू बाकी कंट्रीज से। एंड एक बार आप वीजा अप्लाई कर दो तो उसके बाद देन एक प्रॉब्लम मैंने जो देखी कि यहाँ पे वो लोग आपको स्टेटस अपडेट नहीं करता है। मतलब मुझे वीजा मिलने में 1 महीना लगा, तो वो 1 महीने में आपको कोई अपडेट नहीं मिलेगा कि आपका वीजा का स्टेटस क्या है, कहाँ है, आप कुछ भी नहीं सकते। तो वो अच्छा, मतलब आप ट्रैक नहीं कर सकते कि क्या अपडेट अच्छा, है हाँ, स्टेटस। करेक्ट। बट नॉर्मली 1 महीने के एग्जैक्ट 1 महीने के अंदर आपको वीजा मिल जाता है, अगर आपके सारे डॉक्यूमेंट, और 99% चांस है कि आपको मिल ही जाएगा। बट रेयरली ऐसा कोई केस होगा जहाँ पे नहीं मिलता है। ओके। और इस प्रोसेस में ऐसे कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स जो फेस करनी पड़ती है अगर कोई जाना चाहता हो जर्मनी में उसके लिए, या फिर कुछ सजेशन दे सकते हो आप उनके लिए जो अभी ट्राई कर रहे हैं वीजा के लिए जर्मनी में पढ़ाई करने के लिए बेसिकली? अभी एक्चुअली ये साल से इन्होंने एक नया स्टेप लाया है वीजा प्रोसेस में, एक एपीएस सर्टिफिकेट करके यहाँ पे होता है। तो ये सर्टिफिकेट आपका बेसिकली बैकग्राउंड चेक है डॉक्यूमेंट्स का। तो आपके सारे डॉक्यूमेंट्स, 10th 12th के मार्कशीट्स, आपका बैचलर की डिग्री, ये सब आप सबमिट करते हो, एंड देन वो लोग आपका वेरीफाई करके आपको एक सर्टिफिकेट देते हैं जिसका नाम एपीएस सर्टिफिकेट है। तो ये सर्टिफिकेट के 2 फायदे हैं। एक, आपका टाइम बचता है वीजा एप्लीकेशन में। जब अप्लाई करोगे तो वीजा में ऑलरेडी आपका हो चुका है वेरिफिकेशन, बैकग्राउंड वेरिफिकेशन। तो ये सर्टिफिकेट के बेसिस पे आपको काफी जल्दी मिल जाता है वीजा। सेकंड चीज, ये इंपॉर्टेंट, मतलब ये मैंडेटरी हो चुका है, तो ये सर्टिफिकेट के बिना आप वीजा के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हो। तो मेरा रिकमेंडेशन ये रहेगा पहला कि एपीएस के लिए
जितना जल्दी अप्लाई कर सकते हो उतना अच्छा, क्योंकि ये नया स्टेप है तो एपीएस को टाइम लगता है। तो मुझे फॉर एग्जाम्पल मेरे केस में 6 महीने लगे थे ये सर्टिफिकेट आने को। तो मैंने जनवरी में अप्लाई किया था एंड अराउंड जुलाई में ये सर्टिफिकेट आया था। बाप रे, काफी टाइम लग तो गया। हाँ, अभी ये नया प्रोसेस है तो इसमें काफी बैकलॉग है। इसका ऑनलाइन प्रोसेस है या मैन्युअली कर सकते हैं, या कोई एजेंट भी की भी हेल्प ले सकते हैं कि वो अपना हमारी तरफ से वो काम कर दे, हेल्प कर दे? देखो एजेंट वाला केस तो बहुत रेयर है यहाँ पे, क्योंकि ये जो प्रोसेस है ये ऑनलाइन है, आधा ऑनलाइन है, मतलब आपको अकाउंट क्रिएशन एंड आपका फी पेमेंट ये सब ऑनलाइन है, बट इसके बाद जो डॉक्यूमेंट्स है वो आपको बाय पोस्ट दिल्ली भेजना होता है। तो इसमें एजेंट नॉर्मली नहीं रखते लोग, क्योंकि मतलब प्रोसेस तो काफी सिंपल है, आपको बस डिटेल्स भरना है एंड जो मैंने डॉक्यूमेंट्स मांगे वो डॉक्यूमेंट्स बाय पोस्ट भेज देना है। तो बट है कुछ कंसल्टेंसी है जो पूरे प्रोसेस में आपको हेल्प करती है, एपीएस हो, वीजा हो, एप्लीकेशन हो। ओके, और इसमें खर्चा कितना आया था इस प्रोसेस में? ये जो वीजा का वो जो प्रोसेस है अभी तो चेंज हो गया होगा उस टाइम से तो थोड़ा। हाँ थोड़ा बहुत, बट नॉर्मली ये जो एपीएस सर्टिफिकेट है इसका खर्चा तब मेरे टाइम पे था 10,000 रुपीज। ओके, और देन वीजा का आप लोग एप्लीकेशन एंड अपॉइंटमेंट बुकिंग पकड़ लो, आई थिंक 5,000 रुपीज के अंदर था। ओके, ये आपका एपीएस एंड वीजा का कॉस्ट हो गया। बट उसके अलावा काफी और भी कॉस्ट रहते हैं, एग्जाम का कॉस्ट हो गया अच्छा, और हाँ। आपका यूनिवर्सिटी फी नॉर्मली नहीं होती है। अब यहाँ पे 2 टाइप की यूनिवर्सिटी होती है, पब्लिक एंड प्राइवेट। तो मैंने मोस्टली सभी पब्लिक में अप्लाई किया था। ओके, तो पब्लिक यूनिवर्सिटी का नॉर्मली एप्लीकेशन फी नहीं होता है, तो वो आप जितने भी यूनिवर्सिटीज है उसमें फ्री में अप्लाई कर सकते हैं। दैट्स गुड। सही है। और एजुकेशन वगैरह फ्री है क्या, कि स्कॉलरशिप है इसमें? ये अच्छा पॉइंट है। तो ये मेरा मेन एक्चुअली मोटिवेशन था जर्मनी आने का, क्योंकि यहाँ पे जो सिस्टम है वो ऐसा है कि जो पब्लिक यूनिवर्सिटी है यहाँ पे, वहाँ मोस्ट ऑफ द कोर्सेज आपके ट्यूशन फी नहीं होती है। तो ट्यूशन फी मतलब आपका मैक्सिमम जो खर्चा होता है स्टडी का वो ट्यूशन फी में होता है। तो वो यहाँ पे नहीं होती है पब्लिक यूनिवर्सिटीज में, प्राइवेट में होती है। बट इवन पब्लिक में भी कुछ कोर्सेज में होती है, डिपेंड करता है। तो मेरे कोर्स में जैसे मैं जो सर्च कर रहा था, मैं स्पेसिफिकली वो कोर्स सर्च कर रहा था जिसमें पब्लिक यूनिवर्सिटी के हो और उसमें आपको ट्यूशन फी नहीं हो। तो ट्यूशन फी में बेसिकली आपका 90% कॉस्ट काट देता है स्टडीज का। ओके, तो आपको थोड़ा सा कुछ पे करना होता है 10%, बट वो काफी कम है। तो यार ये काफी अच्छी बात है ना, क्योंकि हाँ, ये काफी सारी चीजें वो कट ही रही है, तो 10% तो बहुत ही कम हो गया फिर तो। अगर फॉरेन में पढ़ रहे तो उस हिसाब से तो Correct. बहुत ही, क्योंकि इंडिया में भी एजुकेशन इतना मतलब महंगा हो गया है कि क्या हाँ, वो जिनको लगता कि फॉरेन में एजुकेशन बहुत कॉस्ट है और इसलिए वो नहीं आ पाते। बट कंपेयर टू यूएस, ऑस्ट्रेलिया, यूके, मैं बोलूँगा जर्मनी एक अच्छा ऑप्शन है। काफी कम है यहाँ पे आपका स्टडी का कॉस्ट। और भी ऑप्शन है, मतलब यही रीजन में जर्मनी के आजू बाजू इटली, स्विट्जरलैंड, ये सब भी ऑप्शन है। तो सेम कॉन्सेप्ट है यहाँ पे सब जगह मोस्टली, कि आपका ट्यूशन फी ऑलमोस्ट नहीं होता है। इसके रिलेटेड मेरा सवाल था कि जब वो ट्यूशन फी वेवर कर रहे हैं तो क्या वो मेरिट को ही देखते हैं, या फिर ऐसा कुछ होगा हर एक यूनिवर्सिटी में कि इतने % रिजर्वेशंस फॉरेन कैंडिडेट्स के लिए है और इतने डोमेस्टिक के लिए है? इस तरीके का कोई क्राइटेरिया ऐसा कुछ नहीं, ये भी अच्छी चीज है यहाँ पे कि ये लोग ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं रखते कि मतलब 20% रिजर्व फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, 50% रिजर्व फॉर डोमेस्टिक स्टूडेंट्स। अच्छा, एक क्राइटेरिया नहीं है यहाँ पे। अगर ट्यूशन फी नहीं है वो कोर्स में तो फिर किसी के लिए भी नहीं है, फिर वो डोमेस्टिक स्टूडेंट्स हो या इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हो। सेकंड मेरिट बेस्ड, हाँ वो अच्छी चीज है। सेकंड मेरिट बेस्ड नहीं है, बट ये है क्राइटेरिया होता है कुछ कि आपको मिनिमम इतना आपका परसेंटेज होना चाहिए या सीजीपीए होना चाहिए, या फिर आपको कोई टेस्ट है वो पास करना होगा स्पेसिफिक टू कोर्स और यूनिवर्सिटी।
तो वो क्राइटेरिया चेंज होते हैं डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के, बट उतना भी हाई क्राइटेरिया नहीं है। मतलब आपका आई वुड से अगर इवन 75% या 7 CGPA अगर है तो भी आपको मोस्ट ऑफ द पब्लिक यूनिवर्सिटी में मिल जाएगा। हाँ, तो मैं ये जानना चाह रहा था कि जैसे स्कॉलरशिप मिलती है, ट्यूशन फी वेवर होता है, तो एज अ स्कॉलरशिप वो मिलती है या फिर आपको पहले पे करना पड़ता है फिर वो रीइंबर्स हो जाता है, किस तरीके का प्रोसेस? देखो ये जो है ट्यूशन फी वेवर वाली चीज, ये स्कॉलरशिप से अलग है। तो ये अलग है, आपका स्कॉलरशिप अलग होता है और ये जो ट्यूशन फी है ये अलग होता है। मतलब तो ट्यूशन फी नहीं होना मतलब कि जो आपको जब आपका एडमिशन हो जाता है तो उसके बाद आपको आपका फीस पे करना होता है, तभी आपका एडमिशन कंप्लीट होता है। तो उस टाइम पे आपको कुछ अमाउंट पे करना होगा, बट वो रहेगा आपका काफी कम। मतलब मेरे केस में अराउंड 10,000 20,000 था रुपीज, तो वो आपको एडमिशन फी होता है। तो उतना ही होता है आपका। बाकी फिर एवरी सेमेस्टर कुछ पर्टिकुलर अमाउंट आपको पे करना होता है जो कि आपका सेमेस्टर फी कहलाता है यहाँ पे। तो वो आपका ट्यूशन फी नहीं रहता उसमें, तो वो भी आपका यही रेंज में रहता है, एग्जाम रिलेटेड होगा। एंड इसके अलावा फिर आप स्कॉलरशिप के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। अच्छा, तो इससे आपका जो अकोमोडेशन कॉस्ट है, लिविंग कॉस्ट है, वो भी कवर हो जाएगा। बढ़िया। तो कुछ कुछ प्रोसेस में आपको वो भी मिल जाती है स्कॉलरशिप, बट डिपेंड करता है। हाँ, उधर का एजुकेशन सिस्टम अपने इंडिया से कितना अलग है, और क्या वो ज़्यादा इसमें प्रैक्टिकल नॉलेज पे फोकस करते हैं या कैसे? हाँ, यहाँ का सिस्टम बहुत अलग है और लोग का फोकस आपका प्रैक्टिकल नॉलेज पे ज़्यादा होता है। और जैसे अभी फॉर एग्जांपल मेरे कोर्स का अगर एग्जांपल लोगे आप, तो मुझे जितने भी कोर्सेज है अभी उसका जो एग्जाम है 4 सब्जेक्ट, चारों के मुझे रिटन टेस्ट एक में भी नहीं है। मतलब रिटन टेस्ट किसी में भी नहीं है। अरे बाप रे, ये तो काफी अलग हो गया। इसमें बस मुझे बेसिकली प्रेजेंटेशन देना होता है या फिर रिपोर्ट सबमिट करना होता है या रिटन मतलब एक कोई पेपर सबमिट करना होता है जो आप पहले लिख सकते हो। आप वो सबमिशन की बेसिस पे आपको मार्क्स मिलेंगे। अरे ये कुछ कोर्सेज में रिटन एग्जाम भी है। फिर भी यार बहुत सही है, क्योंकि प्रैक्टिकल नॉलेज मिल रहा है ना, तो आगे बहुत इजी जाएगा। क्योंकि ना मोस्टली जब हम इंजीनियरिंग, हाँ, प्रोजेक्ट बेस्ड होता है। हम इंजीनियरिंग करते हैं तो 4 साल बाद फिर से हमको कुछ कोचिंग लेनी पड़ती है, ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। प्रैक्टिकल नॉलेज होता ही नहीं ना, पूरा थ्योरेटिकली पढ़ते हैं हम। तो प्रैक्टिकल्स होते भी है तो वो भी फिर पता है कैसे चलते हैं कॉलेज में, सबको ही पता है इंजीनियरिंग जिसने किया होगा, तो बोलने की जरूरत नहीं है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। बट सही है, सही है। संकेत सही कह रहा है। जैसे हाँ, मैं संकेत से एग्री करता हूँ, क्योंकि हम दोनों मैकेनिकल में थे। हाँ। और हमारी इंजीनियरिंग के बाद भी स्किल्स सीखने के लिए हमें इंस्टीट्यूट जाना पड़ता था। जैसे इंडो जर्मन टूल रूम है, ये बहुत फेमस है मैकेनिकल के लिए इंडिया में। तो क्योंकि ग्रेजुएशन के टाइम कुछ प्रैक्टिकल उतना होता नहीं है कंपैरेटिवली, तो हमें अलग से करना पड़ता है और उसमें भी पैसा खर्च होता है। तो ये बहुत सही चीज़ है कि आप जो बता रहे हो कि आपका प्रैक्टिकल वैल्यूएशन ही होता है। तो बहुत सही लगा मुझे। पता चल रहा है अभी काफी लोग जर्मनी के लिए बैग पैक कर रहे हैं। चलो जर्मनी के प्रैक्टिकल सीखेंगे वहाँ पे। उसमें भी एक ट्विस्ट है। अच्छा, अभी अच्छा। ट्विस्ट है कि अभी ये साल से या मे बी अगले साल से यहाँ पे ट्यूशन फी वाला जो चीज है ये चेंज हो रहा है सिनेरियो। कुछ यूनिवर्सिटीज अभी ट्यूशन फी चार्ज करना चालू कर रहे हैं बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक ये स्लो डाउन की वजह से। तो अभी यहाँ पे वो थोड़ा सीन चेंज हो रहा है। हाँ। तो जिसको आना है जल्दी आएगा। क्या फुल चार्ज करेंगे या नॉमिनल सब्सिडी मिलेगी? फुल तो नहीं रहेगा। आई मीन यूएस या ऑस्ट्रेलिया जितना महंगा तो नहीं रहेगा, बट फिर भी अभी जितना है उससे थोड़ा महंगा रहेगा। ओके। So German, how is different from India, right? And why Germany only? Germany.
देखो, द फर्स्ट थिंग वाज मनी, ठीक है। फॉर मी मनी मैटर, मतलब मुझे लोन लेके नहीं आना था, और वो एक बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है। एंड सेकंड थिंग इज, आई डोंट नो, जर्मनी मुझे अच्छा लगता है, मतलब यहाँ के वैल्यूज, जर्मन पीपल के वैल्यूज आई लाइक इट, जैसे पंक्चुअलिटी हो गया और ऑनेस्टी हो गया, ये सब चीजें यहाँ पे है एक्चुअली में, एंड मुझे वो काफी अच्छे लगते हैं वैल्यूज। एंड अपने वर्क के टुवर्ड्स दे हैव, काफी ऑनेस्ट है वो लोग, तो मतलब जो बोलते हैं वो करते हैं, ये वाली चीजें, तो इस वजह से आई चोज जर्मनी। मतलब ऑप्शंस आर बेसिकली यूएस, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप में यूके, जर्मनी, ये नॉर्मली आपके 4-5 ऑप्शंस होते हैं। और इंडियन स्टूडेंट्स वगैरह कितने हैं वहाँ पे, मतलब है काफी इंडियन स्टूडेंट्स जहाँ पे आप पढ़ते हो वहाँ पे? काफी अच्छा। काफी है, मतलब मैं इतना एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, बट काफी है। और मैं जहाँ पढ़ता हूँ यहाँ पे तो और भी ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पे इतना ज्यादा है कि यहाँ एक कोर्स है, एक्चुअली एमबीए का कोर्स है ईस्टर्न यूनिवर्सिटी में। कोर्स में 90 और इवन 100% स्टूडेंट्स सब इंडियन है। अरे बाप रे, वो कोर्स बेसिकली मुझे लगता है इंडियंस के लिए बनाया है। यार ये तो अच्छी बात है, क्योंकि काफी लोग रहते हैं ना कि जाते वहाँ पे और काफी लोग होम सिक फील करते, क्योंकि इंडियंस नहीं रहते। हाँ, बट ये तो सही है कि कोर्स ही पूरा इंडियंस के लिए है। सही है। हाँ सही है। काफी स्टूडेंट्स हैं, मतलब ये उस वजह से तो नहीं हुआ। हाँ किरण। हाँ सारंग भाई, इससे एक सवाल आया मन में कि जो अभी नए नए कंपनीज आए एडटेक इंडिया में, अपग्रेड हो गया, ग्रेट लर्निंग हो गया, वो क्या कोर्स देते हैं कि आप आधा ऑनलाइन कर लो ग्रेजुएशन और आधा फॉरेन में, तो ये भी पॉसिबल है क्या कि आधा ऑनलाइन इंडिया में करे और कुछ सेमेस्टर्स जाकर जर्मनी में किसी यूनिवर्सिटी से करे, ऐसा होता है? हाँ पॉसिबल है, मतलब इवन मेरे केस में मैं कंसिडर कर रहा था ये चीज अपग्रेड से, एक मैंने देखा भी था, चेक भी किया था। तो कुछ यूनिवर्सिटीज है जर्मनी में जो प्रोग्राम आपको ऑफर करते हैं अपग्रेड के थ्रू, उसमें आप 1 साल इंडिया से करो, देन नेक्स्ट ईयर आप जर्मनी में आके कंप्लीट करो। तो बट वो द थिंग इज प्राइवेट यूनिवर्सिटी होती है, पब्लिक यूनिवर्सिटी में ऐसा कोई कोलैबोरेशन नहीं है, तो उसमें फिर आपको अगर प्राइवेट यूनिवर्सिटी है तो आपको फीस लगेगा, तो फिर आपका कॉस्ट बढ़ जाता है। हाँ मतलब पॉसिबल तो है, तो हाँ पॉसिबल है, पॉसिबिलिटी है। ठीक है इशू होगा। और वहाँ पे लाइफस्टाइल कैसे है जर्मनी में? अच्छी है, डिफरेंट है, इंडिया से डिफरेंट है। इंडिया से तो काफी डिफरेंट होगी। यहाँ पे डिपेंड करता है, बट मतलब डिपेंड करता है आप कौन सी जगह पे हो। तो मैं जैसे अब यहाँ पे होप में करके सिटी है, वहाँ पे हूँ, तो ये थोड़ी छोटी सिटी है, तो यहाँ पे उतना आपका नाइट लाइफ कम है। तो बेसिकली आप 8-10 बजे के बाद यहाँ पे एकदम सन्नाटा हो जाता है, और मोस्टली यहाँ पे लोग जल्दी उठते हैं, तो वो एक चीज है, यहाँ पे लोग जल्दी उठते हैं, जल्दी काम पे जाते हैं और जल्दी वापस आते हैं। तो आप देखोगे 7-8 बजे तक के लोग काम पे आ जाते हैं, और शाम को 8 बजे तक, 8 भी बहुत मैक्सिमम हो गया, 8 बजे तो सब बंद हो जाता है यहाँ पे, 5-6 बजे तक सब लोग वापस आ जाते हैं। एंड क्योंकि यहाँ पे एक्चुअली आप देखोगे तो जो एनवायरनमेंट है उसका भी इफेक्ट पड़ता है। तो यहाँ पे स्पेशली विंटर में आपका अंधेरा जल्दी होता है, हाँ स्नो वगैरह की वजह से आपका अंधेरा जल्दी होता है, तो आप 5 बजे यहाँ पे अंधेरा हो जाता है। तो उस वजह से यहाँ का लाइफस्टाइल अलग है, लोगों का थोड़ा जल्दी उठते हैं, जल्दी काम खत्म होता है। तो अभी विंटर शुरू है क्या जर्मनी में? हाँ अभी विंटर चालू है। तो बर्फ होगी वहाँ पे अच्छी खासी? नहीं यार, ये थोड़ा इधर मैंने देखा आने के बाद कि ये थोड़ा अलग है सीन, मतलब कभी होती है बर्फ और कभी नहीं होती। जैसे लास्ट वीक यहाँ पे काफी बर्फ थी, स्नो स्टॉर्म आया था, तो काफी बर्फ थी। और देन नेक्स्ट वीक, मतलब ये वीक में अभी पूरी स्नो गायब हो गई है, और 8-9 डिग्री है, तो अभी एकदम ठंडा है, बट स्नो नहीं है। वो रहता है ना, फॉरेन के बारे में जब भी सोचते हैं विंटर मतलब बर्फ ही दिखता है हर जगह पे, मूवी में देख लेते हैं। नहीं बट अभी शायद ग्लोबल वार्मिंग की वजह से पता नहीं, बट वेदर काफी चेंज होता है। मतलब यहाँ पे आप, मैंने कुछ दिन ऐसे भी देखे जो एक ही दिन में सुबह बर्फ है, दिन में धूप आ रही है, रात को बारिश हो रही है। बारिश हो रही है। अच्छा
कोरोना के बाद तो हर जगह ही वेदर चेंज हो गया है, हर जगह पे। वो स्नोबॉल खेलते कैसे? सारंग भाई आप रहते कहाँ हो? पहले इनके सवाल का जवाब दे दो, आप स्नोबॉल खेलते हो क्या? हाँ, क्योंकि मेरे वो को snowball भी क्यूरियोसिटी आ देखो रही है। यार, अभी तक तो नहीं खेला मैंने, बट मुझे खेलना था। बट मैं इधर यहाँ पे आइस स्केटिंग किया है मैंने। हाँ, आइस वो स्केटिंग, हाँ। कुछ नहीं अर्पित, अपन वो शिमला एक चले ice जाएंगे, sports। शिमला में खेल लेंगे, वहां पे गिरती है बस। हाँ, जर्मनी तो उतने ओके, पैसे नहीं है अभी हो अपने गया। पास, शिमला जाके खेल लेंगे। आइस स्केटिंग है, सही है ना? बहुत ही बढ़िया। हाँ। तो सारंग भाई आप कहाँ रहते हो? डॉर्म में रहते हो या फिर फ्लैट किया आपने? खर्चा कितना होता है, मतलब कंपैरेटिवली आप ये बताओ कि कितना, जैसे परचेजिंग पावर जो रहता है, यहाँ का 10 रुपए का बिस्किट वहां पे जर्मनी में कितना मिले? अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। जैसे तो रेंट का क्या हिसाब किताब है वहाँ? देखो मैं तो यहाँ पे प्राइवेट फ्लैट में रहता हूँ, तो प्राइवेट फ्लैट का है। तो यहाँ पे ये काफी सारे ऑप्शन है प्राइवेट फ्लैट के। काफी लोगों के पास प्राइवेट फ्लैट को लोग स्टूडेंट्स को देते हैं। तो मेरा भी एक सेम वैसी फ्लैट है, तो इसमें यहाँ पे काफी स्टूडेंट्स रहते हैं ये फ्लैट में। एंड हर फ्लैट में बेसिकली आपका प्राइवेट रूम है और फिर एक किचन है एंड देन बाथरूम है। तो ये डॉमिनेटरीज भी है कॉलेज की, यूनिवर्सिटी की, बट वो लिमिटेड है। तो डिपेंड करता है, आप कब अप्लाई करोगे तब आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा। सारंग, फिर आप कितने जन रहते हो? प्राइवेट फ्लैट किया है? मेरे फ्लैट में 12 लोग रहते हैं। 3 फ्लोर है, हर फ्लोर पे 6 रूम है ऐसा। तो अच्छा, ऐसे है क्या? 18 लोग हैं। तो बट कुछ फ्लैट है जहाँ पे 2 रूम होते हैं। यार खाने का तो काफी इशू होता होगा ना, खाने का है क्या वहाँ पे? इंडियन रेस्टोरेंट्स वगैरह खाने का कैसा है आपका? है अच्छा, खाने के लिए इंडियन रेस्टोरेंट्स है यहाँ पे, तो बट वही है, महंगे है। तो आप बार बार नहीं खा सकते। हाँ, बना के खाते हो क्या फिर फ्लैट पे? हाँ, बना के मिलता है, सब वो मिल basically जाता आप होगा? सभी को सब मिल जाता है, चलो ग्रोसरी यार, में सब मिल जाता है। ये अच्छा है, ये अच्छा है। नहीं तो फिर वही है, खाने का बड़ा टेंशन रहता है। करेक्ट नहीं, यहाँ पे आने के बाद सीख जाता है, कोई भी स्टूडेंट बनाना सीख ही जाता है। सही है। फ्रेश नहीं मिलता? अच्छा, ऐसा सिस्टम नहीं है जैसे पुणे में है, मेस लगाओ डब्बा अरे देगा। तू भाई रहने दे, क्या तू जर्मनी को नहीं, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा है, ठीक है। हाँ, अच्छा तो है, बट देन आई थिंक पता नहीं यहाँ के रेगुलेशंस ऐसे ही कि पता नहीं, पर ऐसा कोई सिस्टम यहाँ पे अभी तक चालू नहीं किया किसी। हाँ। अच्छा सारंग भाई, आप ये बताओ कि जैसे इंडिया में होता है ना, अपने फ्लैट पे पार्टी करने के लिए दोस्तों को बुलाए, फिर अंकल आंटियां पूछते हैं इतने लोग क्यों है, क्या शोर मचा रहे हो? तो ऐसा कुछ होता है? जर्मन के लोग पूछते हैं कि भाई क्या शोर मचाए हो अपने फ्लैट में, शांत रहो थोड़ा, ऐसा कुछ? डिपेंड करता है। यहाँ पे मतलब बेसिकली 10 के बाद साइलेंट आर करके होता है, तो 10 के बाद आप शोर नहीं कर सकते, बट थोड़ा बहुत चलता है। बट मतलब हम लोग ने पार्टी की है, 10 के बाद भी की है, 11 बजे तक की पार्टी की है, तो चलता है उतना। नॉर्मली संडेज को आप शोर नहीं कर सकते, और अच्छा घर में कोई डिस्टर्ब ना हो, सही है, उतना बस है, बाकी शोर वगैरह चलता है। इंडिया में तो संडे पे ही शोर होता है। हाँ, इधर उल्टा है, संडे में यहाँ पे सैटरडे संडे फ्राइडे नाइट। सही है। तो सारंग भाई ये बताना आप कि जैसे इंडिया में मार्केट लगती है ना, ट्यूसडे मार्केट, संडे मार्केट, ठीक है, लोग निकल पड़ते हैं कुछ खरीदने, शॉपिंग वगैरह। आप बोल रहे हैं कि संडे साइलेंट रहता है, साइलेंस रखना पड़ता है, तो वहां के लोग जाते कब है अपनी शॉपिंग करने? वीकली होती है, मंथली होती है, क्या होता है? देखो, संडे छोड़ के कभी भी जा सकते हो, क्योंकि संडे यहाँ पे सब बंद होता है। तो ये नया एक कल्चरल शॉक है यहाँ पे कि संडे को यहाँ पे सब बंद होता है, आपकी दुकानें वगैरह कुछ भी। तो जो भी खरीदना है आपको, या तो सैटरडे को खरीद लो आप, या फिर नॉर्मली लोग वीक में कभी भी जाते हैं, ऐसा कोई फिक्स डे नहीं है यहाँ पे। बट आप देखोगे सबसे ज्यादा
जो क्राउड होता है वो सैटरडे को होता है, क्योंकि सैटरडे को ऑफ होता है लोगों का, एंड देन संडे को सब बंद होता है। तो काफी लोग आप देखोगे बाहर निकलते हैं मोस्टली सैटरडे को। तो आई कैन से कि सैटरडे को मार्केट होता है। संडे को सब आराम करते हैं मतलब। हॉस्पिटल संडे को ये संडे को Sunday क्लब, हाँ ये क्लब्स वगैरह शुरू रहते होंगे ना, जो पार्टीज वार्टीज चलती होगी ये सब, तो कि ये भी बंद रहते हैं? नहीं, आई थिंक वो भी बंद रहता है। मतलब संडे मतलब को सैटरडे को ही कर लो तुम, संडे को कुछ भी मत करो। सैटरडे को सैटरडे को घर में, संडे को घर में बैठो या फैमिली के साथ बाहर आ सकते हो घूमने, बट सब बंद रहेगा। हॉस्पिटल तो हॉस्पिटल मतलब वीकेंड में 2 दिन रहते हैं ना? हाँ पूछ Correct, लेना। correct. हॉस्पिटल तो हाँ, खुले मैं रहते बोल होंगे। रहा था कि हॉस्पिटल चालू रहता था संडे को। वो रहता है। अर्पित को हॉस्पिटल का टेंशन आ रहा है। हॉस्पिटल तो रहते होंगे सही शुरू है। से। हाँ वो तो रहेंगे ऑब्वियस है। और बाकी अपन वर्क करते करते साइड इनकम कमा सकते क्या वहाँ पे? गुड क्वेश्चन, यू आर ए गुड क्वेश्चन। अरे हाँ यार, ये भी अच्छा क्वेश्चन। रूटीन बहुत हाई रहता तो अपन नहीं कर सकते कुछ भी। देखो कर सकते हो, यहाँ पे पार्ट टाइम करके ऑप्शन होता है, या फिर आप इंटर्नशिप के थ्रू या फिर यूनिवर्सिटी में कोई वर्क के थ्रू कर सकते हो। बट इतना मतलब स्टडी अगर देखोगे तो इतना स्टडी प्रेशर नहीं होता है यहाँ पे। ये एक चीज मेरे को काफी अच्छी लगी यहाँ पे आने के बाद, मालूम चली कि स्टडी काफी यहाँ पे चिल मोड में चलता है। तो अगर आप पूरे सेमेस्टर पर थोड़ा बहुत करते रहते हो तो आपकी स्टडीज आराम से हो जाती है। तो साथ में आप पार्ट टाइम वर्क कर सकते हो, बट देन पार्ट टाइम का कितने घंटे काम करना है दैट इज फिक्स्ड। तो आपके वीजा पे वो एक्चुअली लिखा होता है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे 120 आवर्स का लिमिट है। तो आप 120 आवर्स काम कर सकते हो शायद एक महीने में या फिर एक साल में, पता नहीं मुझे। तो ये लिमिट होता है। तो ये नॉर्मल वीजा में इंक्लूड रहता है या आपको बताना पड़ता है कि मुझको वर्किंग प्लस एजुकेशनल वीजा चाहिए? कुछ अलग रहता है क्या उसका? नहीं, ये आपके जो नॉर्मल वीजा होता है उसी में इंक्लूड होता ओके है। ओके। और बाकी कैसा चल रहा है सारा? बाकी लाइफ कैसी चल रही है? लाइफ के बारे में बताओ। बहुत, ये तो बहुत टेक्निकल बात है। कैसी चल रही है? अभी कितने महीने हो गए लाइफ तो आपको अच्छी वहाँ है। पे जर्मनी में? मुझे यहाँ पे 4 महीने हो रहे हैं। 4 महीने, ओके मैं सितंबर एंड में आया था, ओके ओके। तो अच्छा। 4 महीने हो गए। तो लाइफ अच्छी है यहाँ पे, बट वही है थोड़ा स्टार्टिंग में आपको दिक्कत होता है क्योंकि लैंग्वेज बैरियर है। ओके तो उस वजह से आप उतने दोस्त नहीं बना सकते जब तक कि आप लैंग्वेज में कंफर्टेबल ना हो जाओ। बाकी यहाँ पे काफी इंडियंस है तो ऐसा दोस्त बनाने में कोई दिक्कत नहीं है। तो आपकी कम्युनिटी है यहाँ पे। और बाकी घूमने के लिए काफी जगह, मतलब मैं आने के बाद सबसे पहली चीज मैंने घूमना चालू कर दिया था। तो मैं इधर काफी सिटीज में घूमा। यहाँ पे मुझे वो अच्छा लगा कि यहाँ पे कनेक्शन काफी अच्छा है, ट्रेन का, बस का, वो सब कनेक्शन है। तो आप कोई भी सिटी में जा सकते हो आराम से। मैं अभी तक के 4-5 सिटीज घूम के आ गया। वो स्टूडेंट्स के लिए वो पास मिलता अच्छा है ऐसा? हाँ, कोई ट्रैवल पास वगैरह कुछ हाँ, रहता होगा? ट्रैवल पास है, स्टूडेंट पास है। तो वही आपके यूनिवर्सिटी का, अगर आपके पास आईडी कार्ड है तो स्टूडेंट पास आप ले सकते हो। एंड उससे काफी आपको चीप में टिकट्स मिल जाते हैं। तो आप यहाँ पे तो डॉइचलैंड टिकट करके है, वो स्टूडेंट पास को बोलते हैं। तो वो डॉइचलैंड टिकट बेसिकली आपको मंथली पास है जो आप लेके फिर जर्मनी में कहीं भी घूम सकते हो ट्रेन के थ्रू। नहीं यार, अच्छा सही है सही है। सही ट्रैवलिंग का ही ना अच्छा। सबसे बड़ा इशू रहता है, कहीं पे भी जाओ ना आप। अगर ट्रैवलिंग इजी और सॉर्टेड है तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इंडियन से याद आया, आप कौन सी ऐसी चीजें लेके गए जो वहां नहीं मिलती और याद के तौर पे, या फिर और खाने की कोई चीज? recommend भी पिकल्स करना अलाउड है चाहूंगी। या क्या, बताओ। अलाउड है, पिकल्स वगैरह मिल जाते हैं यहाँ पे। मेरे साथ केस हुआ था कि मैं काफी कम सामान लेके आया। तो मैंने बेसिकली गलत बोल सकते, गलत फ्लाइट बुक की। तो मैं काफी कम सामान लेके आया। नॉर्मली लोग 80 kgs तक के लेके आते हैं, मैं 40 kg लेके आया था। फिर आधा लेके आया मैं मतलब? खाने आधा लेके आया हूँ। तो मैं खाने का सामान ज्यादा नहीं लेके आया था, मसाले वगैरह लेके आया। वो मैं बोलूंगा कि याद के तौर पे लेके आया। बट यहाँ पे आने के बाद मालूम चला कि मसाले मिल जाते हैं,
जो Okay. भी मसाले यहाँ पे आपको मिल जाएंगे, थोड़े महंगे मिलेंगे बट मिल मिल जाएंगे। जाएंगे हाँ। इवन दाल चावल वो भी मिल जाता है यहाँ पे। दाल मखनी, राजमा चावल। या फ्रिज की जरूरत नहीं पड़ती होंगी ना? मतलब ना खाने का तो इशू नहीं होगा वहाँ पे, क्योंकि मिल रहा है तो नहीं खाने का सही है सही है। बस उतना इशू है, आपको खाना बनाते आना चाहिए। अगर बना सकते हो तो कोई दिक्कत नहीं। सही है यार सही है। मैगी आती। मतलब यार मेरे को ना सुन के ऐसा हाँ, लग रहा है मैगी कि यार हम जा सकते हैं जर्मनी, पढ़ाई के लिए तो हाँ, नहीं बट घूमने के लिए तो जा ही सकते हैं। हाँ, घूमने के लिए कोई- हाँ वहाँ पे टूरिस्ट ये वगैरह सारा इंडिया के तो सुनकर काफी viewers आते को भी होंगे, interest- इंडियन टूरिस्ट तो काफी आते होंगे वहाँ Right. जर्मनी में। हाँ आते हैं, बट मतलब मैं बेसिकली मतलब वो लोग मेरे ख्याल से बड़ी सिटीज में आते होंगे, म्यूनिख हो गया, बर्लिन हो गया, फ्रैंकफर्ट हो गया। मैं उस साइड नहीं गया अभी तक, तो मुझे टूरिस्ट नहीं मिले इंडियंस, बट स्टूडेंट जरूर मिले हैं। इंडियन स्टूडेंट्स हर सिटी में कोई ना कोई स्टूडेंट आपको दिखे जाएगा। सही है यार सही है यार। एक ना ये शायरी हो जाए किरण। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। सारंग भाई यार इतने देर से बैठे हैं हमारे साथ, एक प्लीज यार एक शायरी हो जाए, और ऑडियंस को भी थोड़ा लग रहा होगा बोर, तो एक शायरी सुना दे तू जल्दी से अभी। तो खुद की लिखी हुई सुना, गूगल पे सर्च मार के मत सुना। नहीं मैं अपनी शायरी सुनाऊंगा। हाँ अपनी सुना। और हमारे व्यूअर्स में जिनका ब्रेकअप हुआ है और नहीं भी हुआ हो, ठीक है, दोनों के लिए काम की चीज है, आप यूज कर सकते हो। तो एक शायरी हो जाए। मैं लिख के रखा कि मुझे याद नहीं रहता। कोई नहीं, पढ़ के सुना दे। ठीक है, कोई नहीं। पढ़ के सुनाऊंगा मैं। हाँ हाँ पढ़ के सुनाया जाएगा। शायरी पेश करते हैं। 1 मिनट यार, ढूंढ ले चलो छोटी शायरी हो जाए। हो जाए। सितारों के बीच भी चांद तन्हा सा है। वाह वाह। सितारों के बीच भी चांद तन्हा सा है, लगता है तारों से बनी दूरी है। सितारों के बीच भी चांद तन्हा सा है, लगता है तारों से बनी दूरी है। वाह वाह। कैसी ये मजबूरी है, जो सपनों में ना हो तुमसे वो मुलाकात जरूरी है। वाह भाई वाह। वाह ये गहरा मार दिया तुमने। क्या नाम है? ये अब जिन्हें ब्रेकअप हुआ है वो दिल जले podcast के आशिक, बाद रोएंगे। दिल जले आशिक ने शायरी लिखी है आप सबके लिए। तो चलिए एक लास्ट टॉपिक बचा है, Moment उसके था। बाद हम ये सेशन एंड करेंगे। तो मुझको पूछना था कि जॉब प्लेसमेंट का वगैरह कैसा है वहाँ पे, कि कैंपस थ्रू होता है कि ऑफ कैंपस देना पड़ता है? ये एक क्वेश्चन था मेरा। गुड क्वेश्चन। यहाँ पे सब ऑफ कैंपस है, ऑन कैंपस कुछ नहीं होता है यहाँ पे। तो अच्छा। आपको ही मतलब ज्यादा से ज्यादा आपको कंपनीज का लिस्ट मिल जाएगा यूनिवर्सिटी के थ्रू, बट उनमें अप्लाई करना, अपीयर होना, ये सब आपको खुद ही पर्सनली करना होता है। ओके तो जैसे इंडिया में होता है कि कंपनीज कॉलेज में आती है, यहाँ पे होता है मतलब कंपनीज आएगी कॉलेज में, बट रिक्रूट करने नहीं आएगी जितना वो कनेक्ट करने आते हैं, जैसे कि इन्फॉर्मेशन देने। तो मतलब जो फेयर होते हैं यहाँ पे जॉब फेयर, वहाँ पे जाके आप पूछ सकते हो एंड कनेक्ट कर सकते हो, डिटेल्स ले सकते हो, बट अप्लाई करना फिर आपको अलग से पड़ेगा ओके। और पर्सनली अप्लाई करना होगा। तो उसमें यूनिवर्सिटी का कोई इंटरेक्शन नहीं होता है। सही यार, मतलब सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, क्योंकि कैंपस में भी काफी Correct. पॉलिटिक्स चलता है, तो ये सही है, ये अच्छी बात है। मतलब यार मेरे को ना कॉन्स बहुत कम, प्रॉस ही ज्यादा मिल रहे हैं, ठीक है ना? ये सबसे बड़ा पर्पस मुझे यही लगा हाँ कि फी नहीं लगेगी। हाँ, फी बस मिनिमम देनी है। बहुत कम है। बस वही है कि प्रॉपर गाइडेंस और आपके पास एक अच्छा मतलब फोकस, मतलब मैं बोल रहा हूँ कि ऐसा ही मत सोच के जाओ कि मुझको करना है, मतलब वो थोड़ा गाइडेंस भी लो, प्रॉपर नॉलेज भी लो उस चीज का। एंड यार सही है यार, सही है, मुझको तो बढ़िया लगा। हाँ मेरे को तो जाते फिर जर्मनी। तो हाँ हाँ जाते हैं, तो जाने के लिए फिर से याद दिलाना चाहता हूँ, सारंग भाई ने बताया था उनको डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने पड़े। आपने कुछ बोला था एपीएस, राइट? एपीएस। तो देखो, मुझे इतना पता है कि एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स देने पड़ते हैं, 10वीं 12वीं और ग्रेजुएशन के मार्कशीट नहीं, डिग्री सर्टिफिकेट वगैरह। इसके अलावा आप बताइए कि ऐसा कौन से डॉक्यूमेंट है, जैसे ऐसा कुछ है क्या आपको
लाइक हेल्थ इंश्योरेंस लेना पड़ता हो, इंडिया का वैलिड है फॉरेन में ये चलता है, मतलब हेल्थ इंश्योरेंस तो आपका बाद में आता है, मतलब वीजा अप्लाई करने के पहले आपको देना पड़ेगा। उसमें भी द थिंग इज, यहाँ पे कभी एक नई कंपनी है एक्सपैट्रियो करके, तो उन्होंने ये प्रोसेस को काफी इजी कर दिया है। तो आपका फीस का यहाँ पे अरेंजमेंट करना हो, या फिर आपका अकाउंट खोलना हो, या फिर आपका इंश्योरेंस हो, ये सब प्रोसेस को उन्होंने एक ही कंपनी के थ्रू अभी बना दिया है। तो आप वो एक्सपैट्रियो के थ्रू अगर अप्लाई करते हो तो आपके ये सारे प्रोसेस एक बार में हो जाते हैं। तो मैंने भी वही किया था, एक्सपैट्रियो के थ्रू इंश्योरेंस एंड ऑल अप्लाई किया था, एंड देन वो हो जाता है, वो काफी जल्दी हो जाता है आपका, एक दो दिन में हो जाता है एक्चुअली। और उसके बाद फिर आप वीजा के लिए अप्लाई कर सकते हो। सही है ना। बढ़िया, बहुत बढ़िया। और एक लास्ट क्वेश्चन था मेरा, जैसे बैंक अकाउंट बताइए कि अभी समझो मेरा ICICI अकाउंट है, मैं जाता हूँ फॉरेन, मेरा मोबाइल नंबर आधार कार्ड से लिंक्ड है, बैंक अकाउंट से लिंक्ड है, तो एक तो एंग्जाइटी होगी कि भाई OTP आएगा कि नहीं फॉरेन में जाके क्या होगा मेरे अकाउंट का, रोमिंग तो हजारों में चार्जेस ना लगे, क्या रहता है इसका मामला? बैंक अकाउंट जल्दी खुलता है? कौन सी ID देनी पड़ती है? पासपोर्ट देना पड़ता है? क्या होता है प्रोसेस? देखो, दो चीजें। पहला, जो बैंक अकाउंट ओपनिंग का है वो यहाँ पे 1 से 2 हफ्ता लगता है, उसमें खुल जाता है। और उसके लिए आपको आईडी, आपका पासपोर्ट आपका आईडी है, तो वो देख के आप अकाउंट खोल सकते हो। दूसरी चीज, जो इंडिया का अकाउंट है, OTP आएगा कि नहीं, तो ये होता है, मतलब OTP आता है, ये तो मैंने देखा है। मेरा अभी भी इंडियन अकाउंट चालू है, एक्टिव है। तो जो रोमिंग है उसका कॉस्ट नहीं पड़ता है, आई थिंक इनकमिंग मैसेज पे कॉस्ट नहीं होता है। हाँ, आपको अगर कॉल करना है, मैसेज देना है, भेजना है, देन आपको कॉस्ट लगेगा, बट ये जो इनकमिंग मैसेजेस है उसका कोई कॉस्ट नहीं होता है। तो यहाँ पे आने के बाद आपके इंडियन नंबर्स रोमिंग में हो जाते हैं, और जब तक कि आप उसको एक्टिव रख रहे हो तब तक के कोई दिक्कत नहीं है। बेसिकली आप रिचार्ज करते रहो, जो भी ऑप्शन है आपके पास, अगर वो एक्टिव है तो आपको OTP आएगा। सही सही, बहुत सही, सॉर्टेड है, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ। तो गाइस क्या करें पैकअप पैकअप करते हैं। हाँ, आई थिंक मोस्टली तो हमने सभी कवर ही कर लिया। एंड वही कंक्लूजन है कि भाई अगर हो इच्छा तो जाओ जर्मनी स्टडी, हायर स्टडीज के लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है वहाँ पे। और आप जर्मनी नहीं, कहीं भी आ सकते हो। मैं तो रिकमेंड करूंगा कि एक बार तो भी लाइफ में आना चाहिए आपने अब्रॉड। काफी सारा आपका पर्सपेक्टिव लाइफ के बारे में पॉइंट ऑफ व्यू, एक्सपीरियंस भी आ जाएगा, नए एक्सपीरियंसेस। काफी चीजें आप सीखते हो, इट्स अ गुड एक्सपीरियंस। सो थैंक यू सारंग, हम सभी के साथ आज जुड़ने के लिए। देसी स्कॉलर्स पॉडकास्ट का पहले एपिसोड में आप आए, एंड काफ़ी सारे इंसाइट्स मिले हम सभी को, बहुत सारे नई नई बातें पता चली, एंड यहाँ से हम जर्मनी घूम लिए ऐसा हो गया। सही है, वाह बढ़िया, हरियाली है हर जगह। अरे बहुत है यहाँ पे, वो है आपका एयर काफी फ्रेश है, वाटर काफी फ्रेश है, और हरियाली भी काफी सही, बहुत सही। वो तुम ये वाले करते हो क्या, वो जो स्नो गिरता है ना, तो स्नो गरम करके पीते हो क्या? क्या बोला तूने? वो भाई हम लोग करते, इंडियंस करते, वो हम करेंगे। हम आप स्नो गिरता है तो आप बाहर निकलने का अवॉइड ही करते हो, इतनी ठंडी होती है। हाँ सही है, ठंडी काफी रहती है। तो हाँ, रैप अप करते हैं, और काफी मजा आया सारंग आपसे बात करके। एंड देखते हैं पार्ट 2 भी करेंगे कभी जर्मनी का, चलेगा। हाँ बिल्कुल, हम बुलाना चाहेंगे पार्ट 2 में। और थैंक यू सारंग, जैसे हम व्यूअर्स को यही दिखाना चाहते थे कि इतनी भी बड़ी बात नहीं है, और थोड़ी कोशिश से थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन अगर सही हो तो आप भी जा सकते हो, और अपना मास्टर्स आसानी से कर सकते हो, यूरोप में, US में, जो भी है। तो थैंक यू सारंग भाई,
इंफॉर्मेशन Thank you for सारा inviting me. आपने क्या यहाँ हम गुड नाइट बोले गुड detail में इवनिंग दिया। बोले वहाँ पे टाइम क्या चल रहा है? गुड इवनिंग बोल सकते हो, अभी good evening. 4:30 हुए। ओके ओके सो हैव अ नाइस डे सारा, बाय बाय बाय, Nice day. मिलते हैं। थैंक यू दोस्तों हमारा पॉडकास्ट देखने के लिए। ऐसे ही नए पॉडकास्ट हम हर हफ्ते लाते रहेंगे। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करें। आप हमारे कमेंट सेक्शन में हमें सजेशंस भी दे सकते हो, क्योंकि ये हमारा नया वीडियो है तो कुछ मिस्टेक्स हो चुके होंगे जिसके लिए हम आपसे सजेशंस चाहते हैं। तो ज़रूर हमारे कमेंट सेक्शन में आप सजेशंस, रिकमेंडेशन दीजिए। मिलते हैं नए वीडियो के साथ अगले हफ्ते, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।